हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण लेसन पर, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इससे रिलेटेड पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम बात करेंगे, हालांकि पिछली वीडियो में ही मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता दिया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कि द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी करंट का जो पाथ है, यानी विद्युत धारा जिस मार्ग से होके बहती है उसी को कहते हैं, उस मार्ग को या उस पथ को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ। का मतलब हुआ द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो, यानी जिसके द्वारा यानी जिससे होते हुए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वही पाथ कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट और उसके सिंबल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे, देखिए ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे इस सिंबल से दर्शाएंगे। किसी अगर सर्किट डायग्राम अगर हमने बनाना होगा, इलेक्ट्रिक सेल है तो इस डायग्राम से ऐसे इस तरह से दर्शाएंगे। ये सेल है, ठीक है, जिसका लंबा वाला सिरा जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला जो सिरा है वो निगेटिव टर्मिनल को शो करता है। जबकि हमें पता है जब दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 3 सेल को आपस में जोड़ दिया, तो 3 सेल वाली अब क्या होगी, बैटरी होगी। वही सेम वही है, लंबा वाला सिरा पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला सिरा निगेटिव टर्मिनल है। लेकिन जोड़ने में भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव वाला ये पॉजिटिव सिरा निगेटिव सिरा है ना, 2 सिरे हैं। दूसरी बैटरी का पॉजिटिव से निगेटिव सिरा जुड़ेगा, ठीक है। हम उल्टा नहीं जोड़ सकते, फिर वैसे सर्किट फिर वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। निगेटिव निगेटिव और फिर निगेटिव निगेटिव इस प्रकार से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। एकांतर क्रम में ही जोड़ेंगे। पॉजिटिव सिरा हमेशा निगेटिव सिरे से जुड़ेगा। जैसे इसका पॉजिटिव है, निगेटिव, अगले वाले का पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, तो एक एंड पॉजिटिव एंड हो जाएगा, दूसरा एंड क्या हो जाएगा, निगेटिव एंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया, बैटरी। अब प्लग की बात आती है, प्लग की या स्विच। ये देखिए स्विच ओपन वाली बात है। यहां पे मैंने स्विच ओपन की कंडीशन दिखा रखी है। स्विच ओपन में स्विच ओपन वाली कंडीशन है। ओपन वाली कंडीशन का मतलब हुआ कि यहाँ पे स्विच ऑफ है। एक चीज याद रख लेना, स्विच ओपन का मतलब स्विच ऑन मत समझना, स्विच ओपन का मतलब स्विच ऑफ वाली कंडीशन है। स्विच ऑफ वाली कंडीशन है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। स्विच ऑफ वाली कंडीशन को हम ऐसे भी दर्शा सकते, चाहे इसको दर्शाओ या इसको दर्शाओ, ठीक है। तो इसका मतलब पूरी तरह से कनेक्ट अगर नहीं है, स्विच ओपन है, ओपन होने का के कारण यहाँ पे क्या होगा, स्विच ऑफ वाली कंडीशन है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट मूव नहीं करेगा, और हमारा कोई ऑपरेटर्स लगा रखा है तो वो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट उसको सप्लाई नहीं मिल पाएगी, यानी सप्लाई ब्रेकेज होगी यहाँ पर। जबकि स्विच क्लोज्ड के लिए देखिए, यानी स्विच क्लोज्ड या प्लग की क्लोज्ड वाली कंडीशन के लिए यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल हम दर्शाते हैं। इसका मतलब हुआ स्विच क्लोज का मतलब स्विच क्या है, ऑन है। कंफ्यूज मत होना, ओपन का मतलब ऑफ हुआ, क्लोज का मतलब ऑन हुआ। स्विच क्लोज है, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, यानी इस प्रकार से, यानी यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। इसीलिए हम जब स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलने लग जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब जलना बंद हो जाता है, क्योंकि स्विच ऑन वाली कंडीशन में या स्विच क्लोज वाली कंडीशन में सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, जिसके कारण करंट फ्लो करने लग जाता है। उसके बाद रेसिस्टर्स के लिए इस प्रकार का जिगजैग लाइन हम ड्रॉ करते हैं रेसिस्टर को शो करने के लिए, जबकि सिंपल वायर को शो इस प्रकार के सीधे लाइन द्वारा वायर को शो करते हैं। बल्ब को शो करने के लिए इस प्रकार का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और वायर ऑन जॉइंट, क्योंकि जॉइंट है वायर में तो इस प्रकार सिंबल यूज होगा। वायर क्रॉसिंग हो रही है लेकिन जॉइंट नहीं है तो इस प्रकार का सिंबल यूज होगा। वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए या रोस्टर के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज होगा। उसके बाद अमीटर के लिए ए लिख देना है। अमीटर का मतलब द डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करेगी वो डिवाइस है अमीटर। और दूसरी डिवाइस होती है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर किसको डिटेक्ट करती है या किसको मेजर करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ, ये कंपोनेंट हो गए हमारे किसके, सर्किट के। इन्हीं के हेल्प से हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। माना
एक बल्ब लगा हुआ है, चलो 3 सेल जोड़ के एक बैटरी बना दी हमने। एक बल्ब है, ये 3 सेल की बैटरी है। बड़ा वाला सिरा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला सिरा जो है निगेटिव टर्मिनल होगा इस बैटरी का। ठीक है, हमें पता है करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव एंड से हमेशा नेगेटिव एंड की ओर। ठीक है, और जब ये करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ना इस बल्ब के फिलामेंट में, तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। लेकिन अगर हमने प्लग की लगानी है, यहाँ पे हमने प्लग की लगा दी, ऐसी प्लग की दिखा रखी है, ऐसी प्लग की दिखा रखी है, तो इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं नो करंट फ्लो। नो करंट, नो करंट का मतलब बल्ब ग्लो नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, प्लग की ऐसे दर्शा रखी है, प्लग की ऐसे दर्शा रखी, तो ये क्या है, प्लग की या और स्विच जो है वो क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या हुआ, ओपन, ना सॉरी, क्लोज का मतलब क्या हुआ, स्विच ऑन वाली कंडीशन है। स्विच ऑन है तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब बल्ब जो करेगा ग्लो करने लग जाएगा। अब क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, या ऐसे नहीं दर्शाते हो तो प्लग की क्लोज को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होने के कारण, सर्किट कंप्लीट होने के कारण यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो करने लग गया और बल्ब ग्लो करने लग गया। जबकि अगर हमने इसको ओपन वाली कंडीशन में दिखाना है या स्विच ऑफ वाली कंडीशन में दिखाना है, तो बल्ब दिखा दिया, सेम वही 3 सेल की बैटरी दिखा दी। यहाँ पे तो ऑन था यानी क्लोज था, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है। ओपन है, ओपन होने के कारण क्या है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो करंट फ्लो करने के कारण बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ पे नो करंट फ्लो बिकॉज सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड। सर्किट पूरा न होने के कारण, पूर्ण न होने के कारण यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ध्यान रख लेना, ये स्विच ऑफ वाली कंडीशन है। ओपन का मतलब स्विच ऑफ समझ लेना, और क्लोज का मतलब स्विच ऑन वाली कंडीशन है, यानी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये तो उसके बाद वोल्ट मीटर को हमेशा, वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली जोड़ते हैं और अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। ये जब मैं रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा आपको तो उसी समय ये क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप लोगों के समझ में नहीं आ पाएगा। आइए बात करते हैं कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन की। करंट, ई करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसको कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं और आई बराबर Q/T होता है। डेफिनेशन खुद बनाओगे वो ज्यादा बेटर है, आप अपने उससे अगर परिभाषा बनाओगे तो आपको याद भी रहेगा और भूलोगे नहीं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की जो दर होती है, कितना आवेश प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वही उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा होती है। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। याद रख लेना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई, वेयर Q इज इक्वल टू क्या है, चार्ज, एंड T इज इक्वल टू टाइम। इट इज डिनोटेड बाय आई एंड द यूनिट ऑफ आई इज इक्वल टू एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। इसे ए से डिनोट करते हैं, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब लेकिन 1 एम्पियर को डिफाइन करना भी एग्जाम में आता है। देखिए, जब Q बराबर आप 1 कूलाम लेते हैं, यानी चार्ज कितना है, 1 कूलाम है, और समय जो लेते हैं 1 सेकंड लेते हैं, तो I बराबर क्या होगा, I बराबर Q/T होता है, यानी 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा, एम्पियर। I बराबर 1 एम्पियर कब आया, जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रोवाइड किया। सो 1 एम्पियर इज अ इलेक्ट्रिक करंट विच इज जनरेटेड बाय फ्लोइंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। यानी किसी परिपथ में 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रोवाइड करने पर जो प्रवाहित धारा का मान होता है वो कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। तो परिभाषा खुद बनाने की कोशिश कीजिए, रटिए मत, समझिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the total work done to carry unit
चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू वन पॉइंट ऑफ दैट कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर की बात करें या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इकाई आवेश को अनंत से चालक के या इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक सिरे के या किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द टोटल वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू वन पॉइंट ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. इट इज डिनोटेड बाई वी. वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन और Q इज इक्वल टू होता है चार्ज. याद रख लेना V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है. एंड द यूनिट फॉर V इज इक्वल टू वोल्ट. V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है V से. सो V इज द टोटल वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य जो होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी वर्क डन बाई चार्ज, यानी इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट. नेक्स्ट वन बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो हो गया, आप किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाल लिया. नाउ वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विभवांतर. हिंदी में कहते हैं इसको विभवांतर. अब देखिए विभवांतर किसे कहेंगे. द पोटेंशियल डिफरेंस अगर जनरली देखिए तो द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को ही क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. लेकिन अगर थ्योरेटिकल मैटर पे जाएं तो थ्योरेटिकली इसको अगर डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, देखना इन दोनों में लगभग सिमिलरिटी है. द टोटल वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. एक एंड से दूसरे एंड तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा, जो काम करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन जो होगा वही कहलाएगा विभवांतर, वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द टोटल वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. एकांक आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य. यानी एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे में ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होगा. सेम यहाँ पे भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे अनंत से किसी एक बिंदु या एक सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य था, जबकि यहाँ पे अनंत न होके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य है. इसको भी एक्सप्रेस V से करते हैं. इसका भी फॉर्मूला V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होगा और इसका भी मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट भी वोल्ट होगी. सो हाउ यू डिफाइन 1 वोल्ट. 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क डन 1 जूल होगा और चार्ज 1 कूलाम होगा. उस समय पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा. यानी हम कह सकते हैं इफ 1 जूल वर्क डन टू कैरी 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एट दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 1 वोल्ट. यानी जब किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, उस समय दोनों सिरों के मध्य विभवांतर जो होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होता है. ठीक है. और बिना विभवांतर स्थापित करने के लिए हम बैटरी यूज करते हैं, क्योंकि विभवांतर स्थापित होगा तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा. ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब बात करते हैं रेसिस्टेंस की. रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध होता क्या, देखिए प्रतिरोध एक गुण होता है किसी भी चालक का या किसी पदार्थ का. वह गुण है जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है. यानी चालक का या किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, वही गुण उसका कहलाता है प्रतिरोध. सो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल
बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करने का गुण ही क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस कहलाएगा। रेसिस्टेंस हर किसी मटेरियल का होता है जिसका रेसिस्टेंस कम होगा, यानी जितने कंडक्टर्स होते हैं, जितने चालक होते हैं, यानी धातुएं जितनी होती हैं उनका रेसिस्टेंस कम होता है, यानी कम अपोज कर पाता है, जिस कारण उसमें इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है। जबकि अगर कुछ चालकों की बात करें, इंसुलेटर्स की बात करें, तो इंसुलेटर का रेसिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता है। तो याद रख लेना रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है कंडक्टर्स की बहुत कम होगी, जिसके कारण उसमें इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। जबकि इंसुलेटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर पाता है। ठीक है, रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। रेसिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होगा, इसकी यूनिट जो होगी, इसकी यूनिट होती है ओम। इसको हिंदी में लिखते हैं ओम। ठीक है, मात्रक क्या उसको होगा, इसका सिंबल उसका ओम ऐसा होगा, हिंदी में लिखोगे तो ओम, अंग्रेजी में ऐसे लिखो। ठीक है, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन जनरली टू फैक्टर्स। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। किसी भी चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध जो होगा किसी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब हुआ, ध्यान से देखिए, एक वायर ये कॉपर वायर ही है, ये माना 1 मीटर लंबा है और ये माना 3 मीटर लंबा वायर है। किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, हमें पता है आर प्रोपोर्शनल टू एल, जितना लंबा तार उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर समान मोटाई का तार है, अगर जितना लंबा, दोनों एक ही मटेरियल से बना, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, मोटाई भी समान है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसकी लंबाई ज्यादा होगी। तो इस तार का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा होता है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इतना याद रख लीजिए, मोटाई, लंबाई और मोटाई तो याद रहेगी, यानी जितना लंबा तार होगा उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितना मोटा तार होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जितना मोटा तार होगा उतना रेसिस्टेंस कम होगा। देखिए, एक तार ये है समान लंबाई का और इतनी लंबाई का एक दूसरा तार ये भी है, दो तारे समान लंबाई के हैं। ठीक है, चाहे लंबाई छोटी बड़ी यहाँ पे अगर हो रही है तो आप, मैं कह रहा हूँ मेरे कहे अनुसार ये दोनों सेम लंबाई के तार है, लेकिन ये वाला तार जो है ये मोटा है, यानी ये भी कॉपर का बनाया है, ये भी माना कॉपर का वायर बनाया है, दोनों तार समान लंबाई के, तो इसका मतलब लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो तो लंबाई तो समान है, कॉपर के ही बने हैं, लेकिन प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा बताइए। हमें पता है कि जितना मोटा तार होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, इसका प्रतिरोध कम होगा इसकी तुलना में, यानी ज्यादा किसका होगा, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो याद रख लेना, प्रतिरोध या रेसिस्टेंस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना लंबा होगा, जितना मोटा तार होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ही अगर हमने दो चीजें देखी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा देखा रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मिला लेंगे तो देन वी हैव आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, तब हमारे पास आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है रो एल ओवर ए, जहां रो एक नियतांक है जिसे कहते हैं रेसिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता एक नियतांक है कि अब जैसे रेसिस्टेंस जो है लंबाई या मोटाई बढ़ा के घटा के हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरोधकता किसी मटेरियल के लिए फिक्स होगी। जैसे कॉपर की चाहे लंबाई कितनी हो चौड़ाई कितनी हो, लेकिन फिक्स प्रतिरोधकता होगी। ऐसी सिल्वर की एक अलग सी प्रतिरोधकता होगी, इसमें रो की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो रेसिस्टेंस एक, रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, नियतांक होती है। अब इस रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे फिर,
अगर देखिए लंबाई हमने रख दी, ठीक है, ये प्रतिरोधकता होगी, ये तो आपके समझ में आ गया। अगर देखिए यहाँ पे लंबाई हमने रख दी 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, ठीक है, यानी चालक तार की लंबाई 1 मीटर, उसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर होगी, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, देन आर इज इक्वल टू कितना आ गया, रो, यानी 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध या की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के समतुल्य होती है, यानी उसकी प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है, उसका प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता है। हम कह सकते हैं when we take a wire of 1 meter length and its area of cross section is 1 meter square, at that time the resistivity of that wire is equal to its resistance, ठीक है, उसकी रेसिस्टिविटी उसके रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। अब इसके मात्रक की अगर हम बात करेंगे, इसकी यूनिट की बात करेंगे, तो यूनिट क्या होगी, आर बराबर रो एल ओवर ए है, तो रो बराबर क्या होगा, रो बराबर अगर देखेंगे तो आर इंटू ए ओवर एल हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से देखिए रो इज इक्वल टू ए, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल नीचे बट्टे में चले जाएगा, तो रो इज इक्वल टू टेढ़ा सा पी होता है ये, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए ओवर एल। तो रो की यूनिट बराबर आर की यूनिट क्या होती है, ओम, इंटू ए की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर का वो कट गया, देन यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू हमारा आ गया ओम मीटर। सो द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।